हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आज के वीडियो में हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रिलीज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सीआरपीसी और बीएनएसएस के प्रोविजंस को भी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसके ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में ले डाउन है। किसी भी पर्सन की लिबर्टी पे कोई रिस्ट्रेन लगाना या फिर बिना किसी रीजन के उसे जेल में रखना उसके इसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि बेल 3 स्टेजेस पे ग्रांट की जा सकती है: एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एट द स्टेज ऑफ ट्रायल एंड एट द स्टेज ऑफ अपील। इसलिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल भी बेल दी जा सकती है। लेकिन यहाँ सभी केसेस में बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं किया जा सकता। सिर्फ उन्हीं केसेस में जो बीएनएसएस के सेक्शन 479 में ले डाउन किए गए हैं, वहीं पे बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 436 ए ऑफ सीआरपीसी, जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की मैंडेटरी बेल से डील करता है, वो इनिशियली सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता था। और इसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जो कि हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार 1979 के केस में ले डाउन की गई थी, उसी के कंप्लायंस में 2005 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। सेक्शन 436 ए ऑफ सीआरपीसी में जो लॉ ले डाउन है, वो अब भी एनएसएस के सेक्शन 479 में एग्जिस्ट करता है। इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, उन्हें हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। इस सेक्शन का अंडरलाइन प्रिंसिपल है एक्विजिशंस कैन नॉट बी इक्वेटेड विद कन्विक्शंस। इसका मतलब है अगर किसी पर्सन के ऊपर एक ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड एक्विजिशन लगा है, तो उसे कन्विक्टेड नहीं माना जाएगा, या फिर हम एक्विजिशन को कन्विक्शन के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक कोई एक्विजिशन प्रूव नहीं हो जाता, वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिगेशन है। सेक्शन 479 ऑफ बीएनएसएस का सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर बेल को कब एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। ये ले डाउन करता है कि जब कोई एक्यूज्ड पर्सन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑलरेडी उस ऑफेंस के मैक्सिमम पनिशमेंट का, जो उस ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट है, उसका 1/2 जेल में सर्व कर चुका है, तो उसे बेल पे रिलीज किया जाएगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड शैल का यूज हुआ है। लेकिन ये प्रोविजन ऐसे केसेस में एप्लीकेबल नहीं है जिनकी पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फर्दर सबसेक्शन 1 के साथ बीएनएसएस में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, जो इस सेक्शन के स्कोप और एप्लीकेशन को और ज्यादा वाइड करता है। ये ले डाउन करता है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसे अभी तक किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो ऐसे केसेस में अगर उसने ऑफेंस के जिससे उसे चार्ज किया गया है उसके मैक्सिमम सेंटेंस का 1/3 भी सर्व कर लिया है जेल में, तो उसे बेल पे रिलीज किया जाएगा। फर्दर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद एक्यूज पर्सन को उस ऑफेंस के मैक्सिमम पनिशमेंट, जो उस ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट होगा, उसके 1/2 की एक्सपायरी के बाद भी जेल में डिटेन किया जा सकता है। लेकिन किसी भी हाल में जो ये डिटेंशन होगा, वो उस ऑफेंस के मैक्सिमम पनिशमेंट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, चाहे उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसने उस ऑफेंस का मैक्सिमम पनिशमेंट जेल में सर्व कर लिया है, तो उसे बेल पे मैंडेटरीली रिलीज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थेफ्ट का केस लेते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 इयर्स है। तो किसी भी केस में उस एक्यूज पर्सन को 3 साल से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अगर जो डिले कॉज हुआ है वो एक्यूज के फॉल्ट की वजह से हुआ है, तो ऐसे में जब हम पीरियड ऑफ डिटेंशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर लेंगे। फर्दर बीएनएसएस में ले डाउन सबसेक्शन 2 जो है वो सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता था, और ये बीएनएसएस में एक न्यू एडिशन है। ये ले डाउन करता है कि जहां एक्यूज्ड पर्सन को एक से ज्यादा ऑफेंसेस से चार्ज किया गया है, मतलब उसे मल्टीपल ऑफेंसेस से चार्ज किया गया है, तो उसे इस सेक्शन के अंदर रिलीज नहीं किया जाएगा। अगेन यहाँ पे हमने वर्ड शैल का यूज किया है, इसका मतलब है ये मैंडेटरी प्रोविजन है। फर्दर ये सबसेक्शन ये भी ले डाउन करता है कि सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन ये हमें ये भी बताता है कि किसी भी हाल में जो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड होगा, वो उस ऑफेंस के मैक्सिमम सेंटेंस से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, जो कि हमने सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो 3 में पढ़ा था।
लेकिन इस सबसेक्शन के ऐड होने के बाद इस सेक्शन का जो स्कोप है वो बहुत नैरो डाउन हो गया है, क्योंकि कोई भी ऑफेंस हमें पता है वो आइसोलेशन में कमिट नहीं किया जाता। अगर कोई भी पर्सन सपोज थेफ्ट ही कमिट करना चाहता है, कोई एक्यूज पर्सन है वो थेफ्ट कमिट करने की इंटेंशन से विक्टिम के घर में अनलॉफुल एंट्री लेता है, तो वो पहले क्रिमिनल इंटेंशन से उसके घर में घुसेगा, जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ही वो थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करेगा। तो यहाँ पे भी एक से ज्यादा ऑफेंसेस हो गए, मल्टीपल ऑफेंसेस हो गए, इन केसेस में भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इस पूरे सेक्शन के स्कोप को बहुत नैरो डाउन करता है। ऑल्सो वर्ड शैल का यूज करके हमने कोर्ट्स के पास कोई डिस्क्रिशन ही नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिशन ना छोड़ना कोर्ट्स के पास, वर्ड शैल का यूज करना, ये पूरे प्रोविजन के पर्पस को डिफीट करता है। इसलिए ये सबसेक्शन मतलब सबसेक्शन 2 बैड पीस ऑफ लेजिस्लेशन का एक एग्जाम्पल है। फर्दर अगर हम सबसेक्शन 3 की बात करें तो वो भी बीएनएसएस में एक एडिशन है, और ये ले डाउन करता है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के ऊपर एक ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है कि अगर कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर मैक्सिमम सेंटेंस का 1/2 या फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के केस में 1/3 वो जेल में सर्व कर चुका है, तो ऐसे केसेस में उसके बेल पे रिलीज करने के लिए जो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी उसकी ड्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल की होगी। फर्दर क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का जनरल रूल ये ले डाउन करता है कि अगर क्रिमिनल लॉज में कोई भी चेंज हुआ है जो ऑफेंडर्स के लिए बेनिफिशियल है, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किया जा सकता है। लेकिन किसी हार्श लॉ का जहां सेंटेंस इंक्रीज हुई है या फिर जहां नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज हुआ है, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते और वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी लॉ का यूज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन रीह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स के केस में उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज करने की डायरेक्टिव इशू की जो इस सेक्शन के परव्यू में फॉल करते हैं, इवन दो उनका डिटेंशन पीरियड इस लॉ के फोर्स में आने से पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इस लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देखने को मिलता है हमें इस केस में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।